हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री के बारे में देख रहे थे और अल्कोहल की डिग्रीज को भी हम देख चुके थे। तो आज हम अमाइंस की डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ अमीन। और थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कार्बन और हाइड्रोजन और अल्कोहल की डिग्रीज के बारे में कि अगर कार्बन, हाइड्रोजन और अल्कोहल की डिग्रीज प्रिडिक्ट करनी है तो हम कैसे देखते थे कि अगर कार्बन के साथ में कोई जो कार्बन अटैच है, जितने भी कार्बन अटैच होंगे वो उसकी डिग्री होगी। अगर मान लो कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है तो उसकी डिग्री होगी 1 डिग्री। अगर कार्बन के साथ 2 कार्बन एटम अटैच है तो वो सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन का क्या था कि हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रोजन की डिग्री भी वही हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही अल्कोहल में भी हमने देखा था कि जितने कार्बन थे, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा या प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, और इसमें काफ़ी गलतियां भी कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं इसकी डिग्री को फाइंड करने में। ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि अमीन्स में जो डिग्री है वो 3 टाइप की डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं ये RnH2, RnHr और RnR। ठीक है। तो ये हमारा 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है ना। तो यहाँ पे पहले से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं जिससे हम थोड़ा टाइम सेव कर सकें और जल्दी जल्दी अपने टॉपिक को कवर अप कर सकें। सो नाइट्रोजन के केस में हमें कार्बन से कोई लेना देना नहीं है कि कार्बन एटम से कितने कार्बन अटैच किए हुए हैं, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री फाइंड करने में। यहाँ पे केस ऐसा है कि नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं वो उस अमीन की डिग्री होगी। ठीक है। अगर नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन एटम अटैच है तो वो 1 डिग्री अमीन होगा। ठीक है। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन अटैच हैं तो वो 2 डिग्री अमीन होगा। अगर नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन अटैच हैं तो वो 3 डिग्री अमीन होगा। ठीक है। तो जैसे हम ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आप देखेंगे ये एक नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं, एक ही कार्बन एटम अटैच है। टोटल कितने उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टली अटैच कितने हैं, डायरेक्टली अटैच एक ही है। तो ये कौन सा अमीन हो गया, ये हो गया 1 डिग्री अमीन, ये हो गया 1 डिग्री अमीन। ठीक है। और इसको हम प्राइमरी अमीन भी बोल देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार आप देखें यहाँ नाइट्रोजन से कितने कितने कार्बन एटम अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन से एक ही कार्बन एटम अटैच है। तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री अमीन होगा। क्या होगा ये, 1 डिग्री अमीन होगा। ठीक है। और अब आगे देखते हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पे नाइट्रोजन से कितने कार्बन एटम अटैच है, एक ही कार्बन अटैच है। ये आसपास 3 दिख रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एक ही कार्बन अटैच है तो ये भी कैसा होगा, 1 डिग्री अमीन होगा। ये भी कैसा होगा, 1 डिग्री अमीन होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन से कितने कार्बन एटम अटैच है, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये कैसा अमीन हो गया, ये हो गया 2 डिग्री अमीन हो गया। क्या हो गया, 2 डिग्री अमीन हो गया। ठीक। इसको हम सेकेंडरी अमीन भी बोल देंगे। ठीक है। ऐसे ही आप ये देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में, नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच हैं, 1 2 3। तो कितने डिग्री अमीन हो गया, ये हो गया 3 डिग्री अमीन, ये हो गया 3 डिग्री अमीन, ये 3 डिग्री अमीन हो गया। ठीक है। तो प्राइमरीली जो हमारे अमीन्स हैं वो 3 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 4 डिग्री अमीन एग्जिस्ट नहीं करता है। 4 डिग्री अमीन जो है वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट उसको हम बोलते हैं। वो क्या है, सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो उसकी कोई डिग्री डिफाइंड नहीं है, 4 डिग्री अमीन नहीं होता है। ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच है, यहाँ पे 4 कार्बन अटैच है। तो ये क्या है, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। ठीक है। ये 4 डिग्री अमीन नहीं है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, यहाँ पे देखेंगे तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। तो कैसा अमीन हो गया, ये 2 डिग्री अमीन हो गया। क्या हो गया, ये 2 डिग्री अमीन हो गया ये। ठीक है। इसको हम सेकेंडरी अमीन भी बोल देंगे। ठीक है, सेकेंडरी अमीन। ठीक है। यहां पे हम देखेंगे तो इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन एटम अटैच है, एक ही कार्बन अटैच है। तो ये क्या हो गया, हमारे 1 डिग्री वाला हो गया। ये क्या हो गया, 1 डिग्री वाला हो गया। ठीक है। इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन एटम अटैच हैं, 2 कार्बन एटम अटैच है। तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री वाला हो गया। ठीक है। ऐसे यहां पे भी देखो एक से ही कार्बन अटैच है तो ये क्या हो गया, ये 1 डिग्री हो गया।
ये कौन सा हो गया, इसमें 2 कार्बन एटम अटैच होती है, ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक मिथाइल ग्रुप ऊपर भी है, तो ये कैसा हो गया, ये 3 डिग्री का हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से एक आध क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे इसमें गलतियां भी कर देते हैं, बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं जेई और नीट में, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको नहीं देखते हैं, और जैसे जीओसी जीओसी 2 में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स भूल जाते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म डीयू भी बोलते हैं, और इसका नाम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म डीबी है, और उसको हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन जब भी आता है तो क्वेश्चन ऐसे आता है, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे देंगे, स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, और उसमें आपसे पूछेंगे कि इसके अंदर डीयू बताओ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ कि कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, या डीयू नहीं तो बोल के पूछ लेते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, उसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, तो उसको भी इस टर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इस टर्म को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इन दोनों टर्म को लेके ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है। देखो, जैसे हम जैसे मान लीजिए डिस्टेंस मेजर करते हैं, मान लीजिए आप कोटा से जयपुर जा रहे हैं, तो आप कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे, किलोमीटर्स में मेजर करेंगे कि कोटा से जयपुर की डिस्टेंस क्या है, 200 या 250 किलोमीटर्स है। ऐसी टेम्परेचर हम जब मेजर करते हैं तो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो भी हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कितना अनसैचुरेशन अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में कितना अनसैचुरेशन है वो क्या है, उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ठीक है। अब सैचुरेशन और अनसैचुरेशन से क्या मतलब, यहां पे देखो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन आप जानते ही हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड्स अवेलेबल हैं और कोई पाई बॉन्ड या रिंग अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसा कंपाउंड है, वो है एक सैचुरेटेड कंपाउंड। और उसी प्रकार से आप देखोगे अनसैचुरेटेड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड्स और रिंग प्रेजेंट होती हैं। अगर मान लो डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड और रिंग आपको दिख रही है उस कंपाउंड में, तो वो क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड था या अनसैचुरेशन में सिंगल बॉन्ड था, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो आप ऐसे याद रख लो, जैसे अगर मान लो सैचुरेशन है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो एस से सैचुरेटेड स्टार्ट हो रहा है और एस से सिंगल बॉन्ड भी स्टार्ट होता है, तो एस फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड, एस फॉर सिंगल बॉन्ड, मतलब जो भी सिंगल बॉन्डेड वाले हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो एक मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ये सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल है, और इसमें आप देखोगे कोई भी पाई बॉन्ड या आपको रिंग नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और देखो यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पाई बॉन्ड और रिंग के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक हमारे पास ये इथाइन का मॉलिक्यूल है, इथीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। तो ये दोनों कैसे कंपाउंड हैं, ये दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हुई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हुई किसी भी मॉलिक्यूल में कितना अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, वो उसकी क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। अब मेजर कैसे करते हैं हम किसी भी कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मेजर कैसे करेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। हाँ, तो देखो जैसे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें जब कैलकुलेट करनी होती है तो हम मेजरली उसमें करते क्या है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपके पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिया होगा और उसकी डी कैलकुलेट करनी है। तो उसकी डी कैलकुलेट करने से मतलब ये होता है कि आपको उस जो कंपाउंड है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसको सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ 2-3 स्टेप्स हैं, उसको हम देखेंगे कैसे आप उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करोगे और कितनी उसकी डी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड मौजूद है और उसमें मान लीजिए एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो एक पाई बॉन्ड जब आप किसी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल से हटाओगे तो एक डी होती है, कितनी डी होती है, एक डी होती है, उसकी वैल्यू एक डी होगी, ठीक है। उसी टाइप में आप देखोगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन आप रिमूव कर रहे हो तो डी की वैल्यू क्या होगी, एक होगी, ठीक है।
अगर ऐसी आप किसी एक रिंग को ब्रेक कर रहे हो तो उसकी ड्यू कितनी होगी, उसकी ड्यू भी 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल्स देखोगे तो जैसे ये साइक्लोप्रोपेन का एग्जांपल है। अब इसको ये अभी क्या है, अनसैचुरेटेड रिंग फॉर्म में, अब हमें इसको क्या करना है, सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें ये क्वेश्चन आया कि इसकी आप ड्यू वैल्यू बताइए। तो देखो हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ना है, और एक बॉन्ड तोड़ेंगे हम और हमारा क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो एक रिंग की कितनी ड्यू थी, एक ही ड्यू थी, तो इसकी ड्यू की वैल्यू क्यों आ जाएगी, इसकी ड्यू की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है ना। अब ऐसे ही यहां पे आप देखोगे मैंने इसी साइक्लोप्रोपेन के अंदर एक डबल बॉन्ड लगा दिया है, तो डबल बॉन्ड में आप देखोगे अब हमें इसको फिर से सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके आना है। क्वेश्चन आया कि इसकी ड्यू वैल्यू क्या होगी, तो एक अभी हम 2 स्टेप में टूटेगा ना, पहले तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, तो देखो ये पहले हमारा सैचुरेटेड फॉर्म में अभी नहीं है, ये अभी अनसैचुरेटेड ही है, ठीक है। तो एक ड्यू वैल्यू यहां पे अभी हो चुकी है, एक ड्यू वैल्यू यहां पे हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें भी हम इस रिंग को तोड़ेंगे तब जाके हमारा ये पूरा कंपाउंड सैचुरेटेड फॉर्म में आएगा। तो अभी जो फाइनल ड्यू की वैल्यू है वो कितनी है, फाइनल ड्यू की वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे देखो बेंजीन का एक क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई सारे PYQs में आता रहता है कि बेंजीन की जो है ड्यू कितनी होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इजी है। देखो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, 3 तो आपके पास क्या पाई बॉन्ड के हो गए, ठीक है। और पाई बॉन्ड आपके जब टूट जाएंगे तो आप रिंग का भी एक तोड़ोगे, तो कितनी टोटल ड्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 3 पाई बॉन्ड आपके पास है ना, और एक रिंग हो गया, ठीक है। तो ड्यू की वैल्यू कितनी हो गई, ड्यू हो जाएगी आपकी 4, ड्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। समझ गए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना कैसे होता है, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे ये आपको ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा होगा एल्केन्स का, क्या होता है CnH2n+2, ठीक है। तो अभी ये सैचुरेटेड फॉर्म में है तो उसकी ड्यू कितनी है, 0 है, उसकी ड्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। अगर हम इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये अनसैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी ड्यू कितनी होगी, इसकी ड्यू हो जाएगी 1। मैंने आपको क्या बोला, 2 हाइड्रोजन तोड़ेंगे तो कितनी ड्यू आएगी, 1 ड्यू आएगी। एक पाई बॉन्ड हटाएंगे तो कितनी ड्यू आएगी, 1 ड्यू आएगी। एक रिंग हटाएंगे तो कितनी ड्यू होगी, 1 ड्यू होगी, ठीक है। ये तीनों चीजें याद रखिए, ठीक है। ऐसे ही हम अगर इसको CnH2n को और हम एल्काइन फॉर्म में लेके जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन और रिमूव करेंगे तो उसकी ड्यू कितनी होगी, उसकी ड्यू कितनी होगी, 2 ड्यू होगी, कितनी होगी, 2 ड्यू होगी, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक आए तो कितनी, यहां पे 0 ड्यू, यहां पे ड्यू, यहां पे ड्यू 2 हो गई, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम कुछ और, हम हाँ थोड़ी सी थ्योरी इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या डेफिनेशन है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्यों यूज कर रहे हैं हम, किसी भी मॉलिक्यूल के प्रॉपर स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए भी हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, देखो डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन क्रिएट्स अनसैचुरेशन इन कंपाउंड इज डिग्री ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसमें जो अनसैचुरेशन है, ठीक है, जो पाई बॉन्ड्स हैं, जो रिंग है, ठीक है, जो हाइड्रोजन तो मतलब उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन की कमी है। जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और एक सैचुरेटेड कंपाउंड, एक अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड में क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम है, तो उसको आप कन्वर्ट करोगे सैचुरेटेड में, तो है ना, तो उसके अंदर डेफिशिएंसी है, तो वही उसकी डेफिशिएंसी क्या है, वही उसकी डेफिशिएंसी क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको पहले बताया था कितने आप पाई बॉन्ड्स वगैरह तोड़ रहे हो तो उससे भी हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं। तो हाउ मेनी बॉन्ड क्लीवेजेस गिव ओपन चेन कंपाउंड इज द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड इसको कर लेना आप, ठीक है। तो आप कितने बॉन्ड तोड़ रहे हो डबल बॉन्ड के, या फिर आप रिंग फॉर्म में हो तो उसमें से कितने सिंगल बॉन्ड तोड़ रहे हो, आपको सैचुरेटेड कंपाउंड मिल रहा है, तो वो उसकी पर्टिकुलर डिग्री होगी, ठीक है। तो इन अ कंपाउंड ड्यू इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड एंड रिंग, तो किसी भी कंपाउंड में ड्यू जो है पाई बॉन्ड और रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और जो ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड है उनकी हमेशा ड्यू कितनी होती है, उनकी हमेशा ड्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि उनके अंदर कोई अनसैचुरेशन होता नहीं है, वो क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, तो जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको हमने 2 केसेस में हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन दिया होता है। तो इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन तो हमें क्या करना है, ड्यू फाइंड करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, ड्यू इक्वल्स टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N अपॉन 2, ठीक है। यहां पे C क्या है, यहां पे C कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है।
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, ठीक है। X क्या है यहाँ पे, हैलोजन एटम्स, ठीक है। ये क्या है, हैलोजन एटम्स। कितने हैलोजन एटम्स उसके अंदर मौजूद हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर जो आपको दिया गया है, ठीक है। और ये है नाइट्रोजन, ये क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन एटम्स को भी काउंट करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। और ये फॉर्मूला आपको कई जगह यूज आएगा। इस फॉर्मूले से आप बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की भी आप ड्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन आप सब जगह ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में देखो फॉर्मूला तो लगा नहीं पाओगे, क्योंकि इतना एग्जाम में टाइम होता नहीं है कि 30 सेकंड्स में आप एक एक एटम काउंट करोगे और उसको ड्यू कैलकुलेट करोगे। तो उसके थोड़े शॉर्टकट तरीके भी हैं जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उनको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो अभी जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है C3H6 आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और इसकी ड्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला में पुट कर दो, वैल्यू कुछ नहीं है, 3 + 1, 3 कार्बन एटम है दिख रहे हैं यहाँ से। और तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, है ना। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। और X और N कोई मौजूद नहीं है तो वो 0 हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे इसकी ड्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 3, इसकी ड्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। C3H6 इसकी ड्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब ऐसे ही यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है C4H6 में आप देखोगे 4 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन है। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, 4 + 1 हो जाएगा 5, ठीक है। माइनस H की वैल्यू कितनी है, 6, X और माइनस N ये दोनों एब्सेंट है और वो नीचे 2 है, तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा ना। उसको 6 को डिवाइड करेंगे तो इसकी ड्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। ऐसी C6H6 ये तो आपका बेंजीन ही आ गया, तो इसमें हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ फॉर्मूले से भी देख लेते हैं, 6 कार्बन एटम है तो 6 + 1 7 हो गया, और हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो वो यहाँ पे जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो एक बार, 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 6 और नीचे क्या है 2, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना। इसकी C6H6 की जो ड्यू की वैल्यू है वो कितनी है, 4 हो गई है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक और C6H6O आ गया, ठीक है। अब O आ जाए, कुछ भी आ जाए फॉर्मूले में तो, लेकिन O है नहीं, फॉर्मूले में O है नहीं तो इसका हम काउंट ही नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, काउंट ही नहीं करना है हमें। तो ये आपका फॉर्मूला क्या है, C6H6O है, लेकिन हम C6H6 की वैल्यू पुट करेंगे और जो ड्यू की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 आएगी, जहां की तो आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है। O को काउंट ही नहीं करना है क्योंकि O हमारे फॉर्मूले में है ही नहीं, ठीक है। हमारे फॉर्मूले में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हेलोजन एटम्स है और नाइट्रोजन एटम्स है, ठीक है। ऐसे ही आप ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये C12H4FClBrI, ठीक है। इसमें काफी सारे आपको हेलोजन एटम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 + 13 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, और आपके पास ये कितने हैं हेलोजन एटम्स भी 4 हैं, तो 4 और 4 8 हो गया, ठीक है। और वहां पे आपके पास नाइट्रोजन है नहीं तो उसको हमें काउंट करना नहीं है, और ये नीचे 2 है, तो 2 4 जा 8 हो गया, 13 में से 4 माइनस कर लीजिए, आपके पास डिग्री कितनी वैल्यू आ जाएगी, ड्यू का क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है ना। 12 1 13 4 1 2 3 4 8 4 4 8, ठीक है ना। इसकी ड्यू कितनी हो गई, 9, इसकी ड्यू हो गई 9, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है C5H9NBrCl, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कार्बन एटम कितने हैं, 5 है, ठीक है, और एक हमारा 5 + 1 तो 6 हो जाता है, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 9, और देखो अब की बार नाइट्रोजन इसमें आ गया है, आपको गौर से देखना है फॉर्मूले में कौन कौन से एटम दिए हुए हैं, ठीक है। और BrCl कितने हमारे 2 हैं, ठीक है, BrCl कितने हमारे 2 हैं, मतलब 2 हेलोजन एटम्स हैं, और नाइट्रोजन एटम कितना है 1 है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5, और तो इसकी ड्यू की वैल्यू आ जाएगी 1, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी ड्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चंस थे जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, तो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये देखो हमें कुछ नहीं करना है, वो फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे
उसको देख कर ही कैलकुलेट कर सकते हो उसकी ड्यू कितनी है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ड्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। केवल आप ये दो चीजें देख लीजिए तो आप रिंग के स्ट्रक्चर में आराम से ड्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही बेंजीन का एग्जाम्पल आ गया, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 है ना। नंबर ऑफ रिंग कितनी है, एक ही रिंग है, तो इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है, ठीक है। और नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, 2 है, तो इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, इसकी ड्यू हो जाएगी 7, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों जो कार्बन एटम्स अटैच हैं वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, बीच वाला बॉन्ड भी काउंट करेंगे हम, ठीक है। और रिंग कितनी है, 2 रिंग है, तो इसकी ड्यू भी कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। तो ये हमारा ड्यू से रिलेटेड आप जो देखेंगे आप सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो, ठीक है। और एक चीज और, ये जो थोड़ा सा ये ट्रिक है, ये 2D स्ट्रक्चर्स के लिए एप्लीकेबल है। 3D में जैसे आपके पास मान लीजिए 3D का क्वेश्चंस आता नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपको सीखना है, तो जैसे मान लीजिए कोई क्यूब आपको दिया हुआ है, क्यूब अभी मैंने बना नहीं रखा, ठीक है। चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का तरीका कुछ भी नहीं है, आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लीजिए, है ना। और इसको आप सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं वो आप काउंट कर लीजिए, तो आप आराम से इसकी ड्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक केस नंबर 3 और होता है, केस नंबर 3 में हम ये देख लेते हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं, है ना, सॉल्ट्स में जो ड्यू है, सॉल्ट्स में जो ड्यू है, ड्यू इन सॉल्ट्स, ड्यू इन सॉल्ट्स, ठीक है। तो सॉल्ट्स में जो ड्यू है वो हमेशा कैसी आती है, वो ऑलवेज फ्रैक्शन में आएगी, ऑलवेज फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। नीट और जेई मेन में इतना नहीं पूछते हैं, आपको केस 1 और केस 2 से ही काम चल जाएगा। तो जैसे आपको मान लीजिए कोई सॉल्ट आपको दिख गया और आप उसके ड्यू सॉल्व कर रहे हैं, आपने देखा वो 1.5 आ रही है, 3.5 आ रही है, तो उसको परेशान नहीं होना है। तो सॉल्ट्स की जो ड्यू है वो हमेशा कैसी होती है, फ्रैक्शन में ही होती है, ठीक है। तो ये हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारा खत्म हुआ, और आगे हम इसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, और हम IUPAC स्टार्ट कर देंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस का, ठीक है। थैंक यू।